नमस्कार साथियों, न्यूज़ क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुए तकरीबन 3 महीने हो गए। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। विरोध ये कह के हुआ कि यह संविधान के खिलाफ है, उसकी आत्मा पर हमला करता है, एक ऐसा कानून है जो धर्म के आधार पर नागरिकता की बात करता है। 3 महीने हो जाने के बावजूद भी कानून में आखिरकार ऐसी क्या खामियां हैं कि अभी तक इसके रूल्स नहीं बन पाए, यह लागू नहीं हो पाया। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्क्रॉल के पत्रकार शोएब दानियाल। तो आखिरकार क्या कारण था, क्या दिक्कतें हैं कि 3 महीने हो जाने के बावजूद भी कानून में कैसे विरोधाभास है कि अभी तक इसका कानून नहीं बन पाया? सीए क्यों लागू नहीं हुआ है, ये इसका सबसे मूल कारण है कि जो सीए एक्ट बना तो है रेफ्यूजियों के लिए, मगर एक्चुअली रेफ्यूजियों की कोई मदद नहीं करेगा, बहुत कम मदद करेगा। इसके 5 कारण हैं, 5 मूल कारण हैं। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जो बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल या असम आए हैं उनको ऑलरेडी नागरिकता मिल गई है, इनफॉर्मल वेज से मिली है। ये आप अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद कह रही है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में जो सीए पर बना है कि उनको ऑलरेडी इनफॉर्मल मीन से वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड वगैरह मिल गया, तो उनको सीए की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सीए कहता है कि ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से बांग्लादेश से हिंदुस्तान आए, मतलब आपका धार्मिक प्रताड़ना हुआ है। अब जिसका धार्मिक प्रताड़ना हुआ है वो भाग के आया है, वो कैसे प्रूफ करेगा कि उसको धार्मिक प्रताड़ना हुआ है? क्योंकि देखिए, बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान को हिंदुस्तान की कोई मदद नहीं करेगा इसमें। वो लोग तो इससे बहुत गुस्सा हैं कि हिंदुस्तान ने ऐसा कानून बनाया है। ये एक है। दूसरा, आपको सीए के तहत प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदुस्तान में कब एंट्री किए थे, क्योंकि सीए में कट ऑफ है दिसंबर 31 2014, और आपका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है कि आप बांग्लादेश से आए हैं कि अफगानिस्तान से आए कि पाकिस्तान से, श्रीलंका से आए कि तो आपके लिए सीए लागू नहीं है। ठीक है, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब ये भी एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है कि जो आदमी भाग कर आया है, जो कानून उसके लिए बना है, जिसकी कोई भी दस्तावेज नहीं है, वो कैसे प्रूफ करेगा कि इसके पास ये नहीं है। चौथा, आप अगर जेपीसी पढ़िएगा तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा है कि जब शरणार्थी हिंदुस्तान में एंट्री कर रहे हैं तो उनको तब उस वक्त डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो लोग धार्मिक प्रताड़ना की वजह से हिंदुस्तान में आ रहे हैं। अब ये तो ऑलमोस्ट किसी ने नहीं किया है, तो ये लोग के ऊपर लागू नहीं होगा। पांचवा, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा। बीजेपी ने बहुत बार दावा किया है कि सीएए से जो हिंदू एनआरसी के जो झांसे में आए हैं आसाम में, उनसे वो बच सकेंगे। मगर ये भी बड़ा एक मतलब विचित्र बात है, क्योंकि जब उन्होंने एनआरसी में अप्लाई किया था, जो हिंदू बंगाली ने एनआरसी में अप्लाई किया था, उन्होंने ये दावा किया था कि हम हिंदुस्तानी हैं, मगर सीए के तहत उनको ये दावा करना पड़ेगा कि वो अफगानी है या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे मैनेज होगा, बीजेपी ने कभी कहा नहीं है। अब मैंने 2 साल पहले कहा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, अब मैं 2 साल बाद कह रहा हूँ कि नहीं मैं तो एक्चुअली ढाका से हूँ। अब ये कैसे मैनेज होगा, ये किसी ने बताया नहीं है। तो ये एक कारण हो सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी सीए लागू कर दे और तब पता चले कि कोई आया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आईबी ने खुद जेपीसी में कहा है कि 30,000 लोग, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट की रिपोर्ट में बाकायदा वहाँ लिखा हुआ है कि 30,000 लगभग लोगों को ये फायदा होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और ये अगर हकीकत में हो गया, बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान को उलट पुलट कर दिया और फायदा लगभग किसी का नहीं हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा एक डर हो सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक तो कानून जिसका विरोध किया गया कि संविधान के खिलाफ है, उसकी आत्मा पर हमला करता है, वो कानून ही अपने आप में इतनी उसमें खामियां हैं कि वो लागू ही नहीं हो पा रहा है। एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट कहा, कानून में भी एक पॉइंट था धार्मिक प्रताड़ना, जो कानून में था नहीं लेकिन उनके पिछले पेज पर था, अलग हिस्से में। अब लोग पूछ सकते हैं कि भाई कोई व्यक्ति कैसे साबित करेगा कि उसके साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है जब वो भाग के आया है? हाँ, अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति हो तो वो कैसे साबित करेगा कि उसके साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है? तो चलिए, ये बातें तो हो गई। कितना मतलब अवधि कितनी होती है कि एक कानून बन जाना चाहिए, कितनी अवधि में लगभग? तो यहाँ पर जब कानून पास हो जाए, जब कानून नोटिफाई हो जाए, उसके बाद से लागू करने में सरकार के पास 6 महीनों का वक्त होता है, जिसमें से 3 महीने गुजर गए, अब 3 महीने बाकी है। तो देखिए मोदी सरकार क्या करती है। और 80 मौतें भी हो चुकी हैं, तब भी नहीं, 80 मौतें भी अभी भी नहीं हो चुकी। वही बात है कि मतलब हर चीज़ का एक गुड एंड बैड साइड होता है। सीए का तो मुझे सिर्फ बैड साइड दिख रहा है। अगर वो सही में शरणार्थियों की मदद कर देता जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, तो मैं चलता चलो एक अच्छा कुछ हो गया, मगर ये भी नहीं हो रहा है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। जो संसद में भाषण में अमित शाह कह रहे हैं एनपीआर को लेकर के
कि एनपीआर में क्या होगा कि आपसे जानकारियां जबरन नहीं मांगी जाएगी, आप दीजिए बिना डॉक्यूमेंट के। ये भी कह रहे हैं कि डाउटफुल सिटीजन जैसी कोई चीज़ें नहीं लिखी जाएगी, डाउटफुल जैसी कोई बातें नहीं लिखी जाएगी। लेकिन वो फिर पलट के ये भी कह रहे हैं कि अगर आप जानकारियां नहीं देंगे तो आप पे फाइन लगा दिया जाएगा। ये घालम भील गया है, समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट अमित शाह को थोड़ा साइड हटा दीजिए। हाँ। सबसे पहले शुरू करते हैं हम 2003 में। साल 2003 में वाजपेयी सरकार ने 2003 में फिर से सिटीजनशिप एक्ट में एक संशोधन किया था। उस वक्त उन्होंने एक वहाँ पर फ्रेज डाला था इलीगल माइग्रेंट, मतलब घुसपैठिया। पहली मर्तबा ये वर्ड इलीगल माइग्रेंट यानी घुसपैठिया कानून में डाला गया। इसको लागू करने के लिए, जैसे हम लोग लागू करने के लिए रूल्स लगते हैं, लागू करने के लिए 2003 के सिटीजनशिप रूल्स बनाए गए थे। आप उसको जाके गौर से पढ़िएगा, उसमें सारी प्रक्रिया दी हुई है एनआरसी कैसे बनेगा, एनआरसी कैसे बनेगा। और वहां पर दिया हुआ है कि एनआरसी बनने के लिए हमको पहले करना पड़ेगा एक डोर टू डोर सर्वे, और डोर टू डोर सर्वे का नाम है एनपीआर। ये सर्वे है, डोर टू डोर, यानी एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, ये कानून में लिखा हुआ बड़ा है। दिलचस्प शब्द लिखा होता है, रजिस्टर फॉर अ रेसिडेंट नॉट अ सिटीजन। नॉट अ सिटीजन। तो ये मैं आपको एक फॉर्मूले से समझाता हूँ। एनपीआर है जो एन्यूमरेटर है, घूम घूम के सबका रेसिडेंट वाला एक कॉलम बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब ये रूल्स को आपको संक्षेप में समझा देता हूँ। एक बार रेसिडेंट का लिस्ट बन गया, ये हिंदुस्तान में जो रेसिडेंट है, ये सिटीजन नहीं, नागरिक नहीं है, इसमें जो फॉरेनर भी 6 महीने तक इंडिया में है उसका भी नाम आएगा। उसके बाद एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपका जो लोकल बाबू है, लोकल जो दफ्तर में बैठता है बीडीओ वगैरह में, निचले पद का अधिकारी, तहसील लेवल में निचले पद का अधिकारी, वो आइडेंटिफाई करेगा कि अजय या शोएब डाउटफुल है कि नहीं। ठीक है, मतलब उनमें कोई संदेह है कि नहीं कि ये हिंदुस्तानी नागरिक है कि नहीं। तो आपके नाम के अराउंड एक बार एनपीआर हो गया, उसके बाद नाम के बिसाइड डी लिखेगा। लेकिन कैसे डी लिखेगा? अमित शाह तो कह रहे हैं कि डी लिख ही नहीं सकता है। अमित शाह ने बड़ा एक पेचीदा, मैं आपको बताता हूँ अमित शाह ने क्या कहा। मैं आपको एक पूरा एक प्रक्रिया बता देता हूँ अमित शाह ने कैसे करके किया। यहाँ पर डी लिखेगा, इसको बोलते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन हो रहा है एनपीआर के बाद। ठीक है, उसके बाद होगा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन प्रोसेस, जिसमें आपको साबित करना पड़ेगा कि हाँ मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ। ठीक है, जो आदमी पैदा हुआ यहाँ पर, जो पला बढ़ा यहाँ पर, जिसके बाप दादा यहाँ बड़े हुए हैं, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं मैं यहीं पला बढ़ा। बिलीव, और किसको प्रूफ करेगा? छोटे बाबू को। ठीक है, छोटे बाबू के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पास जाते हैं, कुछ जाते हैं, कितना आपको झमेला झुलझना पड़ता है, ये तो आपको पता है, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। सोचिए क्या बात आप आ गई, आपको प्रूफ करना पड़ेगा उसको कि मैं हिंदुस्तानी हूँ कि नहीं। तब आप पर क्या आफत आपके सर पर टूटेगी, या आप ही को पता होगा। जब बाबू को कन्विंस करिएगा आप, ठीक है, तब आप हिंदुस्तानी नागरिक करार दीजिएगा, तब आपका नाम एनआरसी में चला जाएगा। जो बात गया वो तो मतलब एनपीआर के बाद एक प्रोसेस होगा जिसमें लोगों को डाउटफुल करार दिया जाएगा। जो उस परीक्षा में पास हो गए उनका नाम एनआरसी में चला गया, जो उस परीक्षा में फेल हो गए वो इलीगल माइग्रेंट बन गए, और उनको तब उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उन्होंने एक जुर्म किया है। हालांकि वो पैदा हुए हिंदुस्तान में, जो भी, बट कानून तो अंधा है। अब आपने कानून ने एक बार ठप्पा डाल दिया कि भाई लीगल माइग्रेंट है तो हो गए। अब अमित शाह ने क्या किया? अमित शाह ने कहा कि एनपीआर के दौरान किसी को डाउटफुल करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये बात एक तरीके से अर्थ सत्य है, अपने आप में बिल्कुल सही है, क्योंकि डाउटफुल करार दिया जाएगा एनपीआर के बाद, बिल्कुल दौरान नहीं। बस यही बात है। तो अमित शाह जी ने सही कहा कि एनपीआर के दौरान किसी को तो, क्योंकि एनपीआर क्या है? एनपीआर डोर टू डोर सर्वे है। आपको जाके पूछा जाएगा अजय आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपके माताजी का नाम क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, ये सब पूछा जाएगा। उस वक्त तो कोई डाउटफुल नहीं। जब दफ्तर में जाएगा ये सब इंफॉर्मेशन, तब डाउटफुल किया जाएगा वेरिफिकेशन प्रोसेस में। तो अमित शाह जी को जाके पूछना पड़ेगा, अमित शाह जी क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस में लोगों को डाउटफुल करा दिया जाएगा? तब उनको कहना पड़ेगा हाँ। नहीं, फिर भी तो एक मोटा मोटी जो समझ बनती है आम आदमी की संसद के भाषा सुन के, अमित शाह कह रहे हैं कि एनआरसी लागू नहीं होगा, अमित शाह कह रहे हैं कि एनपीआर होगा तो उसमें हम डाउटफुल वोटर जैसी कोई चीजें नहीं लिखेंगे, तब तो अमित शाह ठीक ही कह रहे हैं, आप लोग विरोध क्यों कह रहे हैं? इसका क्या जवाब है? क्योंकि देखिए पहले तो सबसे पहले अमित शाह जी ने कभी ये नहीं कहा कि एनआरसी कभी लागू नहीं होगा। अब पहले अमित शाह सीना ठोक कर कहते थे दिसंबर में कि एनआरसी आएगा। अब उनका लाइन है, बीजेपी का लाइन है कि एनआरसी के बारे में अभी कुछ सोच विचार नहीं हो रही। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा पॉइंट है एनआरसी कानून है। अच्छा। अमित शाह कुछ कहे या ना कहे, मोदी जी कुछ कहे या ना कहे,
साक्षात भगवान को जाकर कहे या ना कहे, जब तक कानून में ये शब्द दर्ज है, ये हिंदुस्तानी कानून है। 2000 रूल्स में आप देख सकते हैं एनआरसी का जिक्र है, एनपीआर का जिक्र है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आप अगर इसी कानून के तहत देखिएगा, एनपीआर से मोदी सरकार अभी मुकर नहीं रही है, एनपीआर करा रही है, कह रही सीना ठोक के हम एनपीआर करेंगे। आप अगर ये रूल्स पढ़ के देखिएगा, एनपीआर का एक और सिर्फ एक ही मकसद है, वो एनआरसी कराना। उसको और कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि और सब जो है, अब हिंदुस्तान तो 70 साल के, मतलब ब्रिटिश राज से भी चल रहा है, सब ठीक चल रहा था एनपीआर के बिना। आपका राशन आ रहा था, ये आ रहा था, वो सब हो रहा था। तो ये एक तरीके से ये गलत बात है कि मोदी जी कह रहे हैं कि बेनिफिट्स के लिए किया जा रहा है। नहीं, आप अगर कानून पढ़ के देखिएगा, बेनिफिट्स का कोई जिक्र नहीं है। एनपीआर सिर्फ एक और एक, मतलब मैं बार बार मरते दम पर के कहूँगा, एनपीआर इज ओनली फर्स्ट स्टेप टू एनआरसी। एनआरसी का पहला कदम है। एनआरसी के लिए डेटा गैदरिंग का एक जरिया टूल है, हाँ। बस, और उसका कोई कानून में और कोई यूज ही नहीं। अगर मैं मोटे तरीके से कहूं तो सीएए, एनपीआर, एनआरसी की एक सीढ़ी है, जिसके बारे में खूब हो हल्ला हो रहा है कि नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन कानून में जो दर्ज है वहां पे सब कुछ वैसा का वैसा ही है। पहले उसमें कोई फेरबदल नहीं, कोई फेरबदल। एनपीआर किया जाएगा, वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस होगा, उसके बाद एनआरसी क्रिएट होगा। बस यही है, मतलब ये कानून में सीए का कानून आ ही गया है, एनपीआर का 2003 से आप कह ही रहे हैं, और एनआरसी के बारे में बात हो ही चुकी है। एनपीआर के सेंसस के बाद की बात, सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन को लेकर के बार बार अमित शाह कह देते हैं कि हमने सब कुछ हटा दिया, आप जो मांग कह रहे हैं, तो आखिरकार क्या ये करें कि हम कहें कि नहीं, ये सरकार गंभीरता से सोच रही है इन विरोध प्रदर्शनों के बारे में? बहुत अच्छा सवाल। मेरे नज़रिए में दो चीज़ें करनी चाहिए सरकार को, जिससे जो आंदोलन कर रहे हैं उनका मन थोड़ा सा शांत हो जाए, उनको थोड़ा सा अश्योरेंस मिले। सबसे पहले 2003 रूल्स को आप हटा दीजिए, ठीक है। आप कह रहे कि आप एनआरसी के बारे में कोई सोच विचार नहीं हुआ है, तो ये आप बात जो जुबानी है उसको आप कानूनी भी कर दीजिए, ठीक है। तब आप मान लेंगे आपकी बात। अगर आप सही में ये बात मानते कि एनआरसी नहीं होगा, तो एनआरसी का कानून लेके क्या करेंगे हम लोग? अचार डालेंगे। हटा दीजिए एनआरसी का कानून, तब बहुत मतलब लोगों को आश्वासन आ जाएगा। दूसरी बात है, अमित शाह जी ने बहुत मर्तबा कहा है कि सीए से एनआरसी का फिल्टर बन जाएगा और सिर्फ मुसलमानों पर एनआरसी लागू होगा। ये बहुत बार कहा है उन्होंने, ठीक है। मैं अमित शाह जी की बात मान लेता हूँ। इसलिए हम लोग को सीए के लिए थोड़ा सा सीए हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि शरणार्थियों को जगह मिलनी चाहिए हिंदुस्तान में। हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें शरणार्थी के लिए हर वक्त जगह रही है और रहेगी और आगे भी रहेगी, मतलब हर वक्त ये हम लोग का कल्चर है। मगर हम लोग को ये करना चाहिए कि उसको नॉन कम्युनल बना देना चाहिए। बिल्कुल, वसुधैव कुटुंबकम। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम बनाना चाहिए। आप वो ये जो 6 मज़हब है उनका नाम हटा दीजिए और रिलीजियस परसिक्यूशन कर लीजिए। वहाँ पर धार्मिक प्रताड़ना के बेसिस पर आप ज़रूर लोगों, मतलब हम लोग का तो ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर श्रीलंका या पाकिस्तान या बांग्लादेश या बर्मा में लोगों पर प्रताड़ना हो रही तो हिंदुस्तान में ही वो शरण लेंगे, और कहाँ लेंगे वो। तो ये मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सीए कभी भी मेरे हिसाब से सीए जानी नहीं चाहिए, मगर उसको सेक्युलर बना दीजिए। दो चीज़ें हैं इन सम, एनआरसी का रूल्स हटा दीजिए। एनआरसी का कोई फ़ायदा नहीं, उसको कोई पॉजिटिव ही नहीं है, ठीक है, फिर सिर्फ गलत ही करेगा। सीए का एक पॉजिटिव हो सकता है अगर आप ठीक से सीए करें, जो नॉन कम्युनल हो, जो नॉन कम्युनल, चालबाजी नहीं करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक चीज़ लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो वाली बात कर रहे हैं आप, ठीक है। आप करिए कि सीए को नॉन कम्युनल बनाइए, जो धार्मिक प्रताड़ना के लोग जो सही में जिससे झुलस रहे हैं उनको हेल्प करने के लिए करें, ना कि ये 6 धर्मों के नाम वहाँ डालें जो कम्प्लीटली कम्युनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है। शुक्रिया हमसे इस पर बहुत ही सरल अंदाज में बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।